वंशिका 2 साल की थी। तभी बीमारी की वजह से वंशिका की मां की मौत हो जाती है। वंशिका के पिता बिजनेस करते थे, इसलिए वो अक्सर शहर जाया करते थे। गांव में वंशिका की देखभाल करने के लिए उसके पिता नयनतारा से दूसरी शादी कर लेते हैं। नयनतारा से शादी करने के बाद वंशिका के पिता कभी कभी ही गांव आया करते थे। नयनतारा वंशिका की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। 2 साल बीत जाते हैं और नयनतारा को भी एक बेटी होती है। नयनतारा की बेटी दिखने में काली पैदा होती है। वो वंशिका की तरह खूबसूरत नहीं होती, लेकिन नयनतारा और उसके पति को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। नयनतारा अपनी बेटी के पैदा होने पर घर में एक पूजा रखवाती है। नयनतारा अपनी बेटी का नाम चंदा रखती है। पूजा में नयनतारा की मौसी भी आती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन नयनतारा की मौसी नहीं जाती। रात को नयनतारा अपनी मौसी से बात कर रही थी। मौसी, मैं बहुत खुश हूँ। सारा दिन वंशिका मुझे अपने साथ खेलने के लिए तंग करती रहती है। अब उसकी छोटी बहन आ गई है, तो अब वो अपनी बहन के साथ खेलेगी और मैं चैन से अपना काम कर पाऊंगी। क्या नयनतारा, तू भी इतना खुश हो रही है? मुझे तो तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए बहुत चिंता है। कैसी चिंता मौसी? अरे देख अपनी बेटी को और देख अपनी सौतेली बेटी को। दोनों की खूबसूरती में जमीन आसमान का फर्क है। आगे जब तू दोनों की शादी के लिए लड़का देखेगी तो अच्छा लड़का तो वंशिका से ही शादी करेगा। भला तेरी बदसूरत बेटी से कौन शादी करेगा? मेरी बेटी बदसूरत नहीं है मौसी, बस उसका रंग सांवला है। ये बात मैं समझूंगी, लेकिन हर कोई नहीं। तू जानती नहीं है, शादी ब्याह में लड़के वाले सबसे पहले लड़की की खूबसूरती देखते हैं। मैं तेरी मौसी हूँ, इसलिए तुझे अभी से ही इस बात के लिए सतर्क कर रही हूँ। इस तरह नयनतारा की मौसी उसकी बहुत कान भरती है। अगले दिन मौसी चली जाती है, लेकिन नयनतारा के दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही थी। मैं बहुत देर से इस बारे में सोच रही हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर वंशिका की माँ बनने के लिए तैयार हुई, लेकिन कहीं मेरा ये दयालुपन मुझ पर ही भारी न पड़ जाए। इस तरह नयनतारा अपनी मौसी की बातों में आ जाती है। इस तरह बहुत साल बीत गए। अब वंशिका और नयनतारा की बेटी चंदा दोनों ही बहुत बड़े हो जाते हैं। चंदा अपने सांवले रंग की वजह से बहुत दुखी रहती थी। वंशिका बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन चंदा कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन नयनतारा वंशिका से कहती है, वंशिका कहाँ है? नयनतारा की आवाज सुनकर वंशिका कहती है, कहीं नहीं माँ, कमरे में थी। कमरे में क्या रखा है जो सारा दिन कमरे में बंद रहती है? घर के काम नजर नहीं आते हैं क्या? चंदा साफ सफाई में रहने वाली लड़की है और घर अभी तक गंदा पड़ा है। मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। नयनतारा बाजार चली जाती है और वंशिका घर के काम करने लगती है। वंशिका थोड़ी देर में घर के काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो उसकी सहेली आ जाती है। वंशिका चल, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। नहीं पूजा, मैं नहीं जाऊंगी। क्या यार वंशिका, सारा दिन घर में रहती है। तुझे याद भी है आखिरी बार हम एक साथ बाहर कब गए थे? आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अपनी सहेली के बार बार कहने पर वंशिका उसके साथ बाजार चली जाती है। घर में अकेली सिर्फ चंदा थी। थोड़ी देर बाद नयनतारा घर आ जाती है और वो वंशिका को घर में नहीं देखती है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वंशिका घर आती है। करमजली, मेरी बेटी चंदा को घर पर अकेली छोड़कर चली गई थी। तू अच्छे से जानती है उसे घर में अकेले डर लगता है। वंशिका सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी अचानक वंशिका के पापा आ जाते हैं। नयनतारा, हो गई बच्ची से गलती, अब इतना क्या डांट रही हो? हाँ, आप तो अपनी बेटी की साइड लोगे ही। मेरा और चंदा का क्या? हम दोनों तो आपके कुछ लगते ही नहीं है ना। मैं तो आपकी दूसरी बीवी बनकर घर आई हूँ। आप अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी घर में क्यों नहीं ले आए? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं भी तो इस घर की नौकरानी ही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गलत क्या बोल रही हूँ? अगर घर में नौकरानी होती तो उसे पैसे देने पड़ते, इसलिए मेरे से शादी कर ली, जिससे एक मुफ्त की नौकरानी घर आ गई। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुझे अंदाजा भी है? न जाने कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो।
माँ पापा प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। हाँ मेरी गलती है, मुझे चंदा को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर वंशिका अपने कमरे में चली जाती है। वंशिका के पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ आप वंशिका को कुछ नहीं बोलती हो? नहीं मेरी लाडली बिटिया, तूने देखा नहीं अभी मैंने उसे कितनी डांट लगाई है। सिर्फ डांट लगाई है ना, इस बात पर तो आपको उसकी पिटाई करनी चाहिए थी। मुझे पता है आपके मन में भी उसके लिए प्यार है। मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप भी नहीं। इतना बोलकर चंदा वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी को खुश करने के लिए नयनतारा का अत्याचार वंशिका पर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, वंशिका सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक नयनतारा उसके पास आती है और बोलती है, तुझे क्या लगता है तू मेरी बेटी से खूबसूरत है तो कुछ भी कर सकती है? लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, जब तक मैं हूँ तब तक तेरा इस घर में कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन माँ मैंने क्या किया है? बेवजह आप मुझ पर गुस्सा करती रहती हो, कुछ तो कारण होगा। क्यों आप मेरे से इतना नफरत करते हो? तेरी खूबसूरती की वजह से मैं तुझसे नफरत करती हूँ। लेकिन माँ इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती है। तू भी जानती है कि तू खूबसूरत है, इसलिए तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी चंदा की नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है माँ, ये सब तो मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं है। ज्यादा अच्छी और भोली बनने की कोशिश मत कर, तेरे जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ मैं। इतना बोलकर नयनतारा वहाँ से चली जाती है। वंशिका काम करते हुए बहुत रोती है। आज मुझे पता चला आखिर माँ मेरे से इतना नफरत क्यों करती है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे सांवले हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मैं सांवली हो जाऊँ। इस तरह वंशिका बहुत रोती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रेखा नाम की औरत नयनतारा के घर आती है। नयनतारा रेखा से बोलती है, रेखा बहन मेरी बेटी चंदा के लिए अमीर और व्यवहारिक घर का रिश्ता देखो। लेकिन नयनतारा बहन वंशिका तो चंदा से बड़ी है ना? हाँ लेकिन मैं चंदा की शादी पहले करवाना चाहती हूँ। चंदा के लिए अमीर घर का रिश्ता देखना मुश्किल है, क्योंकि अमीर लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है और वो अपने घर के लिए खूबसूरत बहू देखते हैं। अगर वंशिका के लिए ढूंढना होता तो आसानी से मिल जाता, लेकिन चंदा के लिए बहुत मुश्किल है। ये बातें चंदा सुन लेती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। वंशिका भी पीछे से चंदा के कमरे में जाती है। चंदा रो मत। तू मेरे कमरे में क्यों आई है? हाँ जरूर तू मेरे कमरे में मेरा मजाक बनाने आई होगी। नहीं ऐसा नहीं है मेरी बहन, तू और माँ मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो? हम गलत सोचते नहीं हैं, बल्कि यही असलियत है। तू सबके सामने भोलेपन का मुखौटा पहन कर रखती है, लेकिन मैं तेरे बारे में अच्छे से जानती हूँ। जब भी तू मेरे बारे में ऐसी बातें सुनती है तो तुझे बहुत मजा आता होगा। तू बहुत खुश होती होगी ना? तेरी शादी तो किसी अमीर घर में हो जाएगी और बस मेरी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चंदा बहन तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। क्या हुआ तू सांवली है तो मन की तो मेरे से खूबसूरत है ना? तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से मैं तुझे अपनी बहन मानने लगूंगी? मेरे कमरे से बाहर निकल जा। मेरी बात सुन। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कहा ना मेरे कमरे से बाहर निकल। इस तरह वंशिका चंदा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चंदा उसकी एक नहीं सुनती। वंशिका चंदा के कमरे से बाहर आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंशिका की सहेली निशा उसके घर आती है। उस वक्त घर में बस चंदा और वंशिका थे। वंशिका निशा से बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में निशा वंशिका से कहती है, वंशिका मैंने कभी भी तुझे और तेरी बहन चंदा को एक साथ बैठकर बात करते नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने तो उसे कभी तेरे आसपास भी नहीं देखा। क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन क्यों? हाँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसका मजाक बनाती हूँ। निशा अब तू ही बता, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं क्यों माँ और चंदा को लगता है कि मुझे मेरी खूबसूरती पर घमंड है। मैं अपनी माँ और बहन के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ। मैं उसे कैसे समझाऊँ? वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मैं भी यही सोचती रहती हूँ, काश एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और चंदा की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो और उसे वहाँ बहुत प्यार मिले।
चंदा वंशिका और उसके सहेली की बातें दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद में बोलती है, मुझे तो लगता था कि वंशिका को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है और वो मेरा मजाक बनाती होगी, लेकिन वो तो वाकई बहुत अच्छी है और हमेशा मेरे अच्छे के लिए सोचती है। मैं ही गलत थी जो अपनी ही बहन से जलन कर बैठी। इस तरह चंदा को अपनी गलती पर पछतावा होता है। थोड़ी देर बाद वंशिका की सहेली चली जाती है। उसके जाने के बाद चंदा वंशिका के कमरे में जाती है और उसे गले से लगा लेती है। नयनतारा दोनों को गले लगते हुए देखती है। माँ, आप भी आओ। चंदा, तुझे क्या हो गया अचानक? हम गलत थे माँ, जो ये सोचते थे कि वंशिका को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। ये तो अकेले में भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचती है। अब मेरी शादी कहीं हो या ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब हम दोनों बहनें हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये जानकर नयनतारा भी बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की गलतफहमी दूर हो जाती है और वंशिका अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादू की 3 परी कन्या। एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजकुमार विशाल अपने पिता राजा चंद्रशेखर के साथ रहते थे। राजकुमार विशाल को विश्व का भ्रमण करने का बहुत शौक था और हमेशा से उनका ये सपना था कि वो पूरे विश्व का भ्रमण करे। एक दिन अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने माता और पिता से विदा लेकर विश्व के भ्रमण पर निकले। उन्होंने अकेले कई दिन और कई रात तक भ्रमण किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी दूरी तय कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पास मौजूद सारा भोजन खत्म हो गया। अब उन्हें किसी मददगार की आवश्यकता थी। अब उनके पास ना खुद खाने के लिए भोजन था और ना ही अपने घोड़े को खिलाने के लिए चारा। अचानक चलते चलते उनको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने महल के बाहर अपने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ हरी हरी घासें थी। जब वो महल के अंदर गए तो वहाँ उन्हें टेबल पर बहुत स्वादिष्ट भोजन रखे हुए दिखे। भोजन को देखकर राजकुमार से सब्र नहीं हुआ और वो वहाँ बैठकर खाने लगी। तभी वहाँ पर एक डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल आई, जिसे देखकर राजकुमार घबरा गए। तभी चुड़ैल ने कहा, आप घबराइए मत राजकुमार, मैं सिर्फ दिखने में डरावनी और खतरनाक हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे आप रोजाना इंसानों का मांस खाती हो। चुप हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है वो सच है। मैं एक जादू की परी हूँ। कुछ डायनों ने मुझ पर जादू करके मुझे ऐसा बना रखा है। यदि तुम एक रात इस महल में गुजारोगी तो उन डायनों का जादू मेरे ऊपर से हट जाएगा। मुझे माफ करना, लेकिन एक चुड़ैल की उपस्थिति में मैं इस महल में एक रात कैसे गुजार सकता हूँ? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने राजकुमार को एक बहुत ही सुंदर परी की फोटो दिखाई और फोटो दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मेरी तस्वीर है। आप तो बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद। यदि रात भर रुककर तुम मुझ पर से ये जादू तोड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मेरा नाम विशाल है और मैं विश्व के भ्रमण पर निकला हूँ। मैंने आधे से ज्यादा भ्रमण कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। राजकुमार थके होने के कारण गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत परी खड़ी थी। वो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सेजल है। तुमने मुझ पर से जादू हटाने में मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन दोनों ने विवाह कर लिया और वह राजी खुशी रहने लगी। वो साथ में बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। एक दिन सेजल परी विशाल राजकुमार के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो?
मुझे मेरे पुराने घर की याद आ रही है। मुझे अपने बूढ़े माता पिता से मिलने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी एक पोटली लेकर आती है जिसके अंदर कुछ बीज थे। उन बीजों को देखकर राजकुमार कहते हैं, इसमें क्या है प्रिय? इसमें जादुई बीज है विशाल। तुम इसे लेकर जाओ और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को फेंकते रहना। तुम जहाँ इन बीजों को फेंकोगे उस जगह तुरंत एक बहुत घना पेड़ उग जाएगा और वो पेड़ मुझे तुम्हारी सलामती का संकेत देगा। तुम सच में जादू की परी हो। तुम्हारे पास बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ विशाल। राजकुमार विशाल ने परी से विदा लिया और वो अपने घर की तरफ चल गया। राजकुमार कुछ दिनों तक जहाँ कहीं भी गया, उसने अपनी पोटली से निकालकर जादुई बीज फेंके और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही विशाल फलों से भरा हुआ पेड़ उग जाते थे। एक दिन उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो बैठकर आपस में बातें कर रही थी। उनके पास में एक बर्तन में खाना उबल रहा था, जबकि उसके नीचे आग भी नहीं जल रही थी। ये देखकर राजकुमार अचंभित हो गया और उन औरतों के पास जाकर बोला, ये आपके बर्तन में खाना कैसे बन रहा है? क्योंकि नीचे आग तो जल ही नहीं रही है। तभी उनमें से एक औरत बोली, अभी तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुभव नहीं है। हम तीनों डायने हैं और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अरे जाओ जाओ, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितना जादू है। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और उसे बगल में फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ उग जाता है और उसमें फल भी लग जाते हैं। तभी एक डायन दूसरी डायन से कहती है, आखिर इसे ये जादू के बीज मिले कहाँ से? ऐसे बीज तो सिर्फ उस जादू की परी के पास ही थे जिसे हम लोग चुड़ैल बनाकर आए थे। लगता है इस लड़के ने उस पर किया हुआ हमारा जादू तोड़ दिया है। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे अगले 3 महीने तक सुला देते हैं। राजकुमार समझ गया था कि ये वही डायन है जिन्होंने जादू की परी सेजल पर जादू किया था, लेकिन राजकुमार को ये समझते हुए देर हो गई थी। वो डायने अपने जादू से राजकुमार को 3 महीनों के लिए सुला देती है। जल्द ही जादू की परी सेजल को इस बात का पता चल गया कि राजकुमार के द्वारा लगाए गए सभी पेड़ मुरझा गए हैं और उनकी पत्तियां झड़ गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लगता है मेरा पति किसी मुसीबत में है। इतना सोचकर वो जादू की परी सेजल राजकुमार को ढूंढने निकल गई। वो अपने पति के द्वारा लगाए गए पेड़ों वाले रास्ते पर ही चल रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसको उसका पति सोया हुआ दिखा। उसने अपने मन में सोचा, ओहो, ये तो सो रहे हैं। मैं खामखा परेशान हो रही थी। विशाल, उठो, देखो मैं आपके पास आई हूँ। सेजल राजकुमार को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर सेजल कहती है, मैं कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके लिए मुझसे ज्यादा कीमती इसकी नींद है। हे जादू की हवा परी, इस इंसान को उठाकर मेरी नजरों से बहुत दूर कर दो। गुस्से गुस्से में सेजल के मुंह से बहुत गलत निकल जाता है। तभी वहाँ पर जादू की हवा परी आती है और सेजल के सामने से विशाल को उठाकर ले जाती है। तुरंत ही सेजल को अपने शब्दों के लिए अफसोस होने लगता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। ये मैंने क्या किया? गुस्से में आकर मैंने कितने गलत शब्द निकाल दिए। वो वहाँ बैठकर बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ जादू की हवा परी ने बहुत दूर ले जाकर राजकुमार विशाल को फेंक दिया। 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार विशाल की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को किसी अनजान सी जगह पर पाया। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इतना सोचकर राजकुमार विशाल चलकर थोड़ा आगे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 छोटी बच्चियाँ नजर आई, जिनके हाथ में एक जादुई कालीन और एक गायब होने वाली जादुई टोपी थी। दोनों आपस में लड़ रही थी। मुझे कालीन और जादुई टोपी दोनों चाहिए। लेकिन माँ ने हम दोनों को एक एक चीज लेने को कहा था। तुम दोनों चीजें कैसे ले सकती हो? उन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख राजकुमार विशाल उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों छोटी बच्चियाँ आपस में लड़ क्यों रही हो? दरअसल बात ये है
कि हमारी माँ एक जादूगरनी थी और वो मर चुकी है। मरने से पहले उन्होंने हमें ये जादुई कालीन और जादुई गायब होने वाली टोपी दी थी। अब ये कह रही है कि दोनों चीजें इसी को चाहिए। ऐसे भला कैसे हो सकता है? बस इतनी सी चीज के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो। मैं तुम्हारा झगड़ा अभी खत्म करवा सकता हूँ। लाओ, ये दोनों चीजें मुझे दे दो और तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये डिसाइड कर देता हूँ कि दोनों चीज किसको देनी है। वो दोनों बच्चियां ऐसा ही करती है। उनके आंखें बंद करते ही राजकुमार जादुई कालीन पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उड़ते उड़ते उसको जमीन पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी के पास रुकता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक बहुत खूबसूरत परी दिखती है जिसका नाम जाहिरा था। राजकुमार अंदर जाकर उस परी से कहता है, मेरा नाम विशाल है। मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए मुझे कुछ दे सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। आओ, यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार परी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी परी ताली बजाती है और उसके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राजकुमार अचंभित रह जाता है और कहता है, क्या तुम भी जादू की परी हो? हाँ, लेकिन तुम्हारा तुम भी से क्या मतलब है? क्या तुम किसी और जादू की परी को भी जानते हो? हाँ, मेरी एक पत्नी है, वो भी जादू की परी है। कहीं उसका नाम सेजल तो नहीं है? हाँ, यही नाम है उसका, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरी बहन है। देखो, इत्तेफाक से तुम्हें भी यहाँ आना हुआ। फिलहाल तुम खाना खाओ। राजकुमार भरपेट खाना खाता है। उसके खाना खाते ही प्लेट वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। फिर राजकुमार कहता है, आप तो जादू की परी है ना? आपके लिए मुझे इस जगह से निकालना बहुत आसान होगा। कृपया कर मुझे मेरी पत्नी के पास छोड़ दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। सीधा सीधा कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद राजकुमार जाहिरा परी की शर्त मंजूर कर लेता है और फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद जाहिरा परी ताली बजाते हुए कहती है, हे हवा की परी, जल्दी मेरे समक्ष आओ। उसके इतना कहते ही हवा की परी वहाँ आ जाती है और वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस युवक को और मुझे हमारी मंजिल तक छोड़ना होगा। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले राजकुमार को मेरी शर्त मंजूर करनी होगी। तुम कैसी शर्त की बात कर रही हो? कहीं तुम भी तो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले ही दो विवाह कर चुका हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं लेकर जाऊंगी, और तुम अपनी मंजिल से इतनी दूर हो कि पैदल चलकर जाने में तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। राजकुमार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे भी विवाह के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हवा परी के साथ राजकुमार विवाह कर लेता है। फिर हवा परी जाहिरा परी और राजकुमार को लेकर सीधा सेजल परी के पास पहुंचती है। वो अपनी बहन जाहिरा परी को देखकर बहुत खुश होती है। बहन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब हम मिल चुके हैं। अब हम साथ साथ रहेंगे। सेजल परी को बताया जाता है कि राजकुमार का जादू की तीनों परियों से विवाह हो चुका है। उसके बाद वो तीनों जादू की परियां एक साथ जादू करके राजकुमार को उनके असली घर पहुंचा देती है और खुद भी राजकुमार विशाल की पत्नी बनकर उनके साथ वहां रहने लगती है और सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।